नमस्कार। आज हम देखेंगे कि कैसे दुनिया भर में नियम कानूनों की जो पुरानी किताबें हैं वो बदली जा रही हैं या फिर उनकी बिल्कुल नई व्याख्या की जा रही है। बिल्कुल। वॉशिंगटन में डिप्लोमेसी के नियम हों, दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के कानूनी मायने, या फिर क्लाइमेट चेंज से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय संधियां। हाँ, हर जगह जो स्थापित व्यवस्थाएं हैं उन्हें एक नई हकीकत चुनौती दे रही है। और आज की चर्चा का मकसद यही है कि इन सुर्खियों के पीछे जो एक बड़ा पैटर्न छिपा है उसे समझें। हमारे सामने जो स्रोत हैं उनके जरिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन बदलावों का असल मतलब क्या है और ये हमें किस दिशा में ले जा रहे हैं। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। जरूर। पहली कहानी हमें वॉशिंगटन डीसी ले जाती है, जहां भारतीय दूतावास ने एक अमेरिकन लॉबी फर्म को काम पर रखा। अब लॉबिंग तो वहां आम बात है, लेकिन जो दस्तावेज सामने आए हैं वो कुछ और ही कहानी कहते हैं। आखिर इसमें इतना हंगामा क्यों है? देखिए, जैसा आपने कहा, वॉशिंगटन की के स्ट्रीट पर लॉबी फर्मों को हायर करना दूतावासों के लिए कोई नई बात नहीं है। नहीं है। भारत भी 1949 से ऐसा करता आया है। मुद्दा ये नहीं है कि किसी फर्म को हायर किया गया। अच्छा। मुद्दा ये है कि उस फर्म से क्या काम करवाया जा रहा था। ये फर्म है SHW LLC, जिसके मालिक ट्रंप के एक पूर्व रणनीतिकार जेसन मिलर हैं। और ये सौदा कोई छोटा मोटा नहीं। कितना बड़ा था ये सौदा? 1980 मिलियन डॉलर, मतलब लगभग 16 करोड़ रुपए का था। 16 करोड़ रुपए। और काम क्या था? हमारे स्रोतों के मुताबिक इस फर्म को विदेश मंत्री S जयशंकर और दूसरे बड़े अधिकारियों की अमेरिकी नेतृत्व के साथ बैठकें तय करने का काम दिया गया था। एक मिनट, क्या ये काम दूतावास के अपने राजनयिकों का नहीं होता? बिल्कुल होता है। ये तो उनकी नौकरी का सबसे अहम हिस्सा है। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। ये कूटनीति का एक तरह से आउटसोर्सिंग है। आप अपना सबसे जरूरी काम एक प्राइवेट कंपनी को दे रहे हैं, जिसके अपने राजनीतिक हित भी हो सकते हैं। सही कहा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है ऑपरेशन सिंदूर के समय की गतिविधियां। हाँ, इस पर आते हैं, लेकिन पहले हमारे सुनने वालों की याददाश्त ताज़ा करने के लिए क्या आप संक्षेप में बता सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर क्या था? जरूर। ताकि हम समझ सकें कि उस समय ये गतिविधियां क्यों इतनी मायने रखती थीं। ऑपरेशन सिंदूर भारत और पाकिस्तान के बीच हुए उस संक्षिप्त लेकिन बेहद तनावपूर्ण सीमा संघर्ष को दिया गया नाम था। दोनों देशों के बीच तनाव, आप कह सकती हैं, चरम पर था। और ठीक 10 मई को, जिस दिन युद्ध विराम हुआ, युद्ध विराम वाले दिन ही, हाँ, उसी दिन इस लॉबी फर्म ने व्हाइट हाउस के अधिकारियों को मीडिया कवरेज पर चर्चा करने के लिए एक नहीं बल्कि 4 बार फोन किया। 4 बार? ये तो बहुत ही अजीब बात है। युद्ध विराम जैसे संवेदनशील दिन पर एक प्राइवेट फर्म मीडिया कवरेज पर व्हाइट हाउस से क्यों बात करेगी? इसका मतलब क्या है? क्या वो मीडिया को मैनेज करने की बात कर रहे थे? सवाल तो यही उठता है कि ट्रंप की तारीफ वाले सोशल मीडिया पोस्ट्स के बारे में व्हाइट हाउस को सूचित करने का काम भी इसी फर्म को दिया गया था। क्या मैं ये सही समझ रही हूँ? आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। दूतावास ने एक प्राइवेट फर्म को करोड़ों रुपए ये बताने के लिए दिए कि प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट किया। आपका सवाल बिल्कुल सही है और ये ही इस विवाद का केंद्र है। विदेश मंत्रालय मतलब MEA का जो आधिकारिक जवाब है वो बस इतना है कि यह मानक प्रक्रिया है, बस। हाँ। लेकिन वे इन खास कामों पर कोई सफाई नहीं देते। यहाँ सिर्फ कूटनीति के बदलते स्वरूप का सवाल नहीं है, बल्कि पारदर्शिता और राष्ट्रीय सुरक्षा का भी सवाल है। बिल्कुल, क्योंकि संवेदनशील जानकारी एक प्राइवेट विदेशी कंपनी के हाथों में है। सही। तो इसका मतलब ये है कि अब डिप्लोमेसी सिर्फ दूतावासों में नहीं, बल्कि महंगे कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए प्राइवेट दफ्तरों में भी हो रही है। एक तरह से तो यही लगता है। ये कूटनीति का उदारीकरण नहीं, बल्कि एक तरह से निजीकरण है। शायद ये एक नए ट्रेंड की तरफ भी इशारा करता है, जहां देशों को लगता है कि उनके अपने राजनयिक किसी खास राजनीतिक माहौल में उतने असरदार नहीं है जितने कि अंदरूनी पहुंच रखने वाले ये पॉलिटिकल फिक्सर्स। और ये चलन सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। स्रोत बताते हैं कि पाकिस्तान भी लॉबी फर्मों पर भारत से लगभग 2 से 3 गुना ज्यादा खर्च करता है। अच्छा। उन्होंने भी ऑपरेशन सिंदूर पर अपने पक्ष को बढ़ावा देने के लिए इन फर्मों का इस्तेमाल किया। तो होड़ दोनों तरफ है, लेकिन भारत के मामले में काम की प्रकृति ने इसे विवादित बना दिया है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि कैसे भारत बाहरी दुनिया में अपनी पहुंच बनाने के लिए नए और थोड़े विवादित तरीके अपना रहा है। चलिए अब देश के अंदर चलते हैं, जहां पहुंच और अधिकारों को लेकर एक बिल्कुल अलग तरह की बहस सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। हाँ। ये 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े UAPA मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका पर आए फैसले से जुड़ी है। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है और इसके जो प्रभाव हैं वो काफी दूरगामी हो सकते हैं। उमर खालिद और शर्जील इमाम वो लगभग 6 साल से जेल में हैं, बिना ट्रायल के। 6 साल?
और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। और इसके पीछे जो तर्क दिया गया वो कानूनी गलियारों में बड़ी बहस का विषय बन गया है। अदालत का मुख्य तर्क क्या था? 6 साल बिना मुकदमे के जेल में रहना तो जल्द सुनवाई के मौलिक अधिकार का सीधा सीधा उल्लंघन लगता है। बिल्कुल, और यही दलील बचाव पक्ष ने जोर शोर से रखी भी थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ही 2021 के ए नजीब मामले का हवाला दिया था। अच्छा, उसमें क्या कहा गया था? उसमें कहा गया था कि अगर मुकदमे में बहुत ज्यादा देरी हो रही हो तो यूएपीए जैसे सख्त कानून में भी जमानत दी जा सकती है। लेकिन इस बार अदालत ने एक नया सिद्धांत पेश किया। एक नया सिद्धांत? हाँ, जिससे उन्होंने भूमिकाओं का पदानुक्रम या हायरार्की ऑफ रोल्स कहा है। भूमिकाओं का पदानुक्रम, ये सुनने में थोड़ा जटिल लगता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अदालत ने मामले में हर आरोपी की भूमिका को अलग अलग स्तर पर देखा। उन्होंने खालिद और इमाम को मामले का वैचारिक संचालक माना। आइडियोलॉजिकल ड्राइवर्स। हाँ, अदालत के मुताबिक ये वो लोग थे जो नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों को सड़क जाम करने की रणनीति में बदलने की योजना बना रहे थे। और बाकी लोगों का क्या? वहीं 5 अन्य सहअभियुक्तों को जमानत दे दी गई क्योंकि अदालत ने उन्हें स्थानीय स्तर के सूत्रधार माना, मतलब लोकल लेवल फैसिलिटेटर्स। अच्छा, जिनकी भूमिका सिर्फ सहायक थी, जैसे टेंट या माइक का इंतजाम करना। तो अदालत ये कह रही है कि अगर आपकी भूमिका बड़ी है तो आपके लिए जल्द सुनवाई का अधिकार भी सीमित हो जाता है। ये भूमिकाओं का पदानुक्रम वाला तर्क दिलचस्प तो है, लेकिन साथ ही थोड़ा परेशान करने वाला भी। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत व्यक्तिपरक, मतलब सब्जेक्टिव पैमाना बन जाता है कि कौन वैचारिक संचालक है और कौन सिर्फ एक सहायक। यही चिंता कई कानूनी विशेषज्ञ जता रहे हैं। अदालत ने साफ कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है और मुकदमे में देरी होना जमानत का एकमात्र आधार नहीं हो सकता, खासकर उनके लिए जिनके मामले में केंद्रीय भूमिका है। लेकिन इस फैसले का जो सबसे विवादास्पद पहलू है वो आतंकवादी कृत्य की परिभाषा को लेकर है। हाँ, इस पे आते हैं। बचाव पक्ष का कहना था कि आतंकवादी कृत्य के लिए बम या हथियार जैसी चीजों का इस्तेमाल होना चाहिए। चक्का जाम या सड़क जाम करना तो विरोध का एक तरीका है, उसे आतंकवाद कैसे कहा जा सकता है? यहीं पर अदालत ने यूएपीए की धारा 15 की एक बहुत व्यापक व्याख्या की है, बहुत वाइड इंटरप्रिटेशन। अच्छा। अदालत ने कहा कि प्रमुख सड़कों को लंबे समय तक जाम करना और नागरिक जीवन को व्यवस्थित रूप से बाधित करना भी आतंकवादी कृत्य माना जा सकता है। क्या सिर्फ सड़क जाम करना? हाँ, खासकर तब जब ऐसा किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे कि 2020 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान जानबूझकर किया जाए ताकि देश की छवि को नुकसान पहुंचे। तो ये चक्का जाम को आतंकवाद कहना कुछ वैसा ही है जैसे किसी के बहुत जोर से चिल्लाने को शारीरिक हमला मान लिया जाए। दोनों ही असुविधाजनक है, लेकिन क्या दोनों की गंभीरता एक बराबर है? ये एक अच्छी तुलना है। अदालत का ये फैसला तो इस लाइन को ही धुंधला कर देता है। क्या इससे एक चिलिंग इफेक्ट पैदा होने का डर नहीं है? मतलब भविष्य में कोई भी बड़ा विरोध प्रदर्शन करने से पहले डरेगा कि कहीं उसे आतंकवाद का टैग न दे दिया जाए। बिल्कुल। स्रोत में वरिष्ठ वकील वृंदा ग्रोवर का जिक्र है, जो कहती हैं कि यह फैसला स्थापित न्यायिक मिसालों से एक बहुत बड़ा यूटर्न है। तो उनके मुताबिक सड़क जाम को आतंकवाद मानने का कोई पिछला न्यायिक आधार नहीं है और इससे असहमति को अपराध की श्रेणी में डालने के लिए कानून के दुरुपयोग का खतरा बढ़ जाता है। तो ये फैसला यूं कहिए विरोध के अधिकार की सीमाओं को नए सिरे से परिभाषित करता है। तो एक राष्ट्रीय अदालत देश के अंदर विरोध के नियमों को फिर से लिख रही है। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चलते हैं, जहां दुनिया की एक सबसे बड़ी ताकत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के नियमों को ही बदलने पर तुली है। आप अमेरिका की बात कर रही हैं? बिल्कुल। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का फैसला किया है, जिसमें जलवायु परिवर्तन से जुड़ी 2 सबसे अहम संस्थाएं भी शामिल हैं, यूएनएफसीसी और आईपीसीसी। ये एक बहुत ही बड़ा और नाटकीय कदम है। यूएनएफसीसी यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जलवायु कूटनीति की रीढ़ है। बिल्कुल। इससे बाहर निकलने का मतलब है कि अमेरिका खुद को उस मुख्य सिस्टम से बाहर कर रहा है जहां सभी देश मिलकर जलवायु परिवर्तन से लड़ने की रणनीति बनाते हैं। कानूनी तौर पर इसका मतलब पेरिस समझौते से भी बाहर होना है। और इसका असर सिर्फ बातचीत की मेज तक तो सीमित नहीं रहेगा। पैसे का क्या होगा? हम हमेशा क्लाइमेट फाइनेंस की बात सुनते हैं कि अमीर देशों को गरीब देशों की मदद करनी चाहिए। इस पर क्या असर पड़ेगा? इसका बहुत गहरा और दोहरा असर है।
एक तरफ अमेरिका ग्रीन क्लाइमेट फंड जैसे बड़े वित्तीय ढांचों के संचालन पर अपना प्रभाव खो देगा। दूसरी तरफ अमेरिकी प्रशासन के लिए वित्तीय योगदान रोकने को सही ठहराना राजनीतिक रूप से आसान हो जाएगा। लेकिन इसका एक उल्टा असर भी है, जो शायद उन्होंने सोचा ना हो। वो क्या? दुनिया तो आगे बढ़ती रहेगी। जब वैश्विक जलवायु नियम और सख्त होंगे तो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी व्यापार में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और आईपीसीसी का क्या? वो तो कोई संधि नहीं है, वो तो एक वैज्ञानिक पैनल है जो हमें बताता है कि जलवायु परिवर्तन कितना गंभीर है। उसे छोड़ने का क्या मतलब हुआ? ये भी एक बहुत प्रतीकात्मक और नुकसानदेह कदम है। आईपीसीसी की रिपोर्टें ही जलवायु वार्ताओं का वैज्ञानिक आधार बनती हैं। इन रिपोर्टों को दुनिया भर की सरकारें मिलकर मंजूरी देती हैं, अपने विशेषज्ञों को भेजकर। सही। आईपीसीसी से हटने का मतलब है कि अमेरिका उस साझा वैज्ञानिक समझ को आकार देने की प्रक्रिया से ही बाहर हो जाएगा। हाँ, अमेरिकी वैज्ञानिक व्यक्तिगत तौर पर या एनजीओज के जरिए शायद अब भी योगदान दे पाएं, लेकिन सरकार के स्तर पर जो आधिकारिक भागीदारी थी वो खत्म हो जाएगी। तो आखिर में पूरी दुनिया के लिए इसका क्या मतलब है? जब अमेरिका जैसा बड़ा खिलाड़ी टीम छोड़कर चला जाए तो खेल पर क्या असर पड़ता है? यह जलवायु वार्ता के उस मूल सिद्धांत को कमजोर करता है जो एक दूसरे के भरोसे पर चलता है, जिसे हम रिसिप्रोसिटी कहते हैं। मतलब पारस्परिकता? हाँ, जलवायु वार्ता इस उम्मीद पर चलती है कि सभी देश मिलकर अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। जब एक अमीर और ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा उत्सर्जन करने वाला देश पीछे हटता है तो ये दूसरे देशों, खासकर विकासशील देशों को भी कार्रवाई में ढील देने का बहाना दे सकता है। वो कह सकते हैं कि जब अमीर देश ही अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे तो हम क्यों निभाएं? बिल्कुल, और इसका समय भी बहुत खराब है। हाँ, दुनिया तो पहले से ही पैसों की कमी से जूझ रही है। बिल्कुल। स्रोत हमें बताते हैं कि हम $100 अरब के पुराने लक्ष्य से बहुत आगे निकल चुके हैं। 2024 में COP29 में 2035 तक सालाना कम से कम $1.1 ट्रिलियन का एक नया लक्ष्य तय किया गया है। $1.1 ट्रिलियन? सोचिए, जरूरतें ट्रिलियन में हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचने की तैयारी यानी एडेप्टेशन के लिए ही 2035 तक सालाना 310 से 365 बिलियन डॉलर चाहिए होंगे। और उपलब्ध कितना है? 2023 में इस काम के लिए उपलब्ध था सिर्फ $26 बिलियन। बस, ये तो जमीन आसमान का अंतर है। हाँ, और इस जमीन और आसमान के अंतर के बीच जब दुनिया के सबसे बड़े दानदाताओं में से एक पीछे हट जाए तो ये वैश्विक प्रयासों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। तो आज हमने 3 बिल्कुल अलग अलग लगने वाली कहानियों को जोड़ा। वॉशिंगटन में कूटनीति की निजीकरण की आहट, भारत में विरोध के अधिकार की नई कानूनी सरहदें और वैश्विक जलवायु सहयोग से एक महाशक्ति का मुंह मोड़ना।